तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिकल बायोलॉजी पार्ट सेकंड है और यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मेडिकल जेनेटिक्स। यहाँ पर जो है ना ह्यूमन जेनेटिक्स और मेडिकल जेनेटिक्स का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो ह्यूमन जेनेटिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिजीज एंड द development of effective treatment and also help us to understand the genetics of human life। तो ह्यूमन जेनेटिक्स क्या करता है, ये हमें समझने के लिए करता है, ये समझाने का कोशिश करता है कि हम जो है डिजीज़ के बारे में कैसे जानें। तो ये ह्यूमन जेनेटिक्स इसे सिखाता है। सबसे पहले 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर जो भी डिजीज़ आता है, डिजीज़ के बारे में कैसे जानेंगे, तो ये हम सिर्फ जान सकते हैं, ये सिर्फ जान सकते हैं जेनेटिक्स के स्टडी के कारण, और उसके बारे में उसके प्रोजेनी के बारे में जानेंगे, उसके हेरिडिटी सब वेरिएशन के बारे में जानेंगे, तभी हम जो ह्यूमन जेनेटिक्स पर अच्छे से काम कर सकते हैं और जिससे कि किसी भी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं जेनेटिक लेवल पर। तो फिर उसके बाद मेडिकल जेनेटिक्स में मेडिकल जेनेटिक्स है। यहाँ पर सबसे पहले तो मेडिकल जेनेटिक्स कोऑर्डिनेट करता है स्क्रीनिंग ऑफ जेनेटिक डिजीज इन्वॉल्विंग सिंगल जीन इस पे रहता है। एंड क्रोमोजोमल डिजॉर्डर यहाँ पर देख सकते हैं, क्रोमोजोमल जीन सिंगल जीन कॉन्जेनाइटल डिजॉर्डर इनबॉर्न, जब बच्चा जन्म लेता है। एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसके मेटाबॉलिज्म में एरर, सब मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन इट यहाँ पर जो है ये डील करता है मेडिकल जेनेटिक्स। ये जो भी प्रॉब्लम होता है बॉडी में, जैसे कि कोई भी जेनेटिक लेवल में, जैसे कि कोई भी है, मान लेते हैं कि ये सिकल आरबीसी जो है, आरबीसी से सिकल सेप का हो जाता है, ये जेनेटिक लेवल का डिजीज होता है। तो इस टाइप के जितने भी डिजीज होता है जीन लेवल पर होता है। क्रोमोजोमल डिजॉर्डर, कॉन्जेनाइटल डिजीज जो हमें कॉन्जेनाइटल डिजॉर्डर जो हमें डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इनबॉर्न डिजीज बहुत से होते हैं, जैसे कि 5 साल के बच्चे ये मर जाते हैं। एड्रेनोसिन करके ऐसा डिजीज होता है मेटाबॉलिज्म में, जिसमें कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म में हो सकता है माल न्यूट्रिशन सब मालफंक्शन सब हो जाता है। 2 तरह के इसमें डिजीज होता है, मल्टीफैक्टोरियल और बहुत से ऐसे कंडीशन है जो कि जीन से जेनेटिक लेवल पर डिजीज कॉज करता है और जेनेटिक लेवल पर उसे ठीक किया जा सकता है उसके करेक्शन करके। और फिर उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल के बारे में जानते ही हैं कि मेंडल का जेनेटिक्स में सबसे बड़ा योगदान है। तो शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ईच इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी डिफाइंड बाय जीन पेयर। जितने भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात जाते हैं, ईच इनहेरिटेड ट्रेट इज डिफाइंड बाय जीन पेयर। यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में जो भी है, जीन पेयर ये है, कॉन्ट्रास्ट पेयर ये एलील है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस एलील आपको दिख रहा है, तो ये जीन पेयर में रहता है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो बोलता है यहाँ पर जो भी है ये एक ही पर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये क्रोमोजोम है, यहाँ पर कैपिटल ए है तो कि यहाँ पर कैपिटल स्मॉल ए होगा, इस टाइप का होमोलोगस क्रोमोजोम पर पाया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो अभी इसके बारे में बताते हैं। जब इसको क्रॉस कर देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो ये तो सब जो है ना ये हाँ ट्रेट अगर कोई भी ट्रेट मतलब करेक्टर जैसे होता है, ट्रेट मतलब जैसे कि टॉल लेते हैं, तो यहाँ पर टॉल जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो डिफाइन किया जाता है, ये जीन पेयर जीन पेयर से ही डिफाइन किया जाता है। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसको आगे भी बता सकते हैं, जैसे कि इसको मोनोक्रॉस के सबसे पहले कैपिटल टी लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी और इसका बनेगा स्मॉल टी। दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। फिर इसके बाद जब इसको क्रॉस करेंगे तो फिर यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पर हमें जीनोटाइप यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा। और पनेट स्क्वायर से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा 3:1 यहाँ पर, और जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:1:2:1।
तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर ये बताता है कि जैसे कि पेरेंट में जो था वो जो मतलब अलग था, जैसे कि ये दोनों एक साथ था, लेकिन जब जब वहाँ पर होता है तो ये दोनों अलग जाता है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यहाँ पर देख सकते हैं सब जो है ना एक दूसरे से अलग। अगर इसी के साथ रहता तो यहाँ पर सिर्फ इसी के साथ आता, लेकिन यहाँ पर ये अलग जो था स्मॉल टी के साथ भी यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसके साथ भी आ रहा है। तो यही से ये बता रहा है कि कोई भी जो है एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, तो उस कुछ केसेस में होता है तो उसको लिंकेज बोलते हैं। तो फिर उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर ये बताया जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन्स फॉर डिफरेंट रेट आर सो jeans for different traits are sorted is separately from one another, so that the इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेड। यहाँ पर जो है ना कोई भी जैसे कि दो करेक्टर ले लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो कोई भी एक दूसरे से जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी है, ये है टॉल के लिए, और ये स्मॉल टी ये है डॉर्फ के लिए। तो फिर इसके बाद जो है ना कोई भी एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है। कैपिटल टी ये कैपिटल स्मॉल टी है, ये टॉल है, और यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी ये राउंड के लिए रेड के लिए ले लेते हैं, तो ये रेड के लिए, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये अपना काम करता है, ये अपना काम करता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, अब इसमें समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इस लॉ के कारण टू एलील्स ऑफ ए जीन सेपरेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पर जो टू एलील्स ऑफ ए जीन, एक जीन जो है कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी है, ये दोनों जीन्स हैं। ये दोनों जीन्स जब वहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो फिर वहाँ पर सब सेग्रीगेट हो जाता है। ये इस प्योरिटी मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है, सब ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल टास्क है। वो जब लास्ट जब वो उसको क्रॉसिंग करवाते हैं तो फर्स्ट टू सेकेंड फिलियल जनरेशन में आपको देखने को मिलता है कि ये कैरेक्टर जो है ना एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसका मतलब है कि सभी जो है ना प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यही बताता है कि ये किसी पर मतलब कि दोनों एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, सबका इंडिविजुअल और अलग वर्क है। अब यहाँ पर वो बोला जाता है कि इसको क्यों जो है वाई इट इज कॉल्ड प्योर, इसको प्योर क्यों बोलते हैं। दे डू नॉट ब्लेंड, ये एक दूसरे पर ब्लेंड नहीं करता, वही तो मैं बता रहा था अभी। बट सेपरेटेड और सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट गैमेट्स, ये सेपरेटेड और सेग्रीगेट करता है इनटू डिफरेंट गैमेट्स में। इच गैमेट इज प्योर, जितने भी गैमेट्स होता है सब प्योर होता है। एंड पॉजेज ओनली वन एलील ऑफ ए जीन, और ये जो है वन एलील रखता है फॉर, ये पॉज करता है वन एलील ऑफ ए जीन। यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई इट इज कॉल्ड प्योर, यहाँ पर लॉ ऑफ प्योरिटी को ही प्योर क्यों बोलते हैं। दे डू नॉट ब्लेंड, ये ब्लेंड नहीं होता, बट सेपरेटेड, ये सेपरेट होता, ब्लेंड नहीं होता, मतलब कि ये सेपरेटेड तो सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट गैमेट, और ये सेग्रीगेट होता है डिफरेंट गैमेट्स में। ईच गैमेट इज प्योर एंड पॉजेज ओनली वन एलील ऑफ ए जीन। यहाँ पर जो है वन एलील गैमेट की बात करते हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ और फिर इस यहाँ पर गैमेट लाते हैं। यहाँ कैपिटल टी, इसका एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी, ये मतलब कि डॉर्फ और पूरा टॉल ले लिया, होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस CS डॉर्फ है, इससे जो है ना गैमेट बनेगा, गैमेट कैपिटल टी और इसका ये स्मॉल टी। यहाँ पर जो है ना ये सब अगर क्रॉस करते हैं तो फिर आगे रिजल्ट आएगा, जिसमें कि हम जो है ना ये देखेंगे कि सब जो है ना एक दूसरे से सेपरेटेड है, कोई एक दूसरे को ब्लेंड नहीं कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो वो एक्सेप्शन है, ये जेनेटिक्स है, यहाँ पर एक्सेप्शन मिलेगा। क्योंकि बात ये है कि जब यहाँ पर जेनेटिक्स स्टडी करते हैं तो हम बनाते नहीं, जो है उसी को स्टडी करते हैं, तो इन्वायरमेंट एक्सेप्शन ऑलवेज होता है। यहाँ पर ऐसा भी बोला जाता है वेयर देयर इज बायोलॉजी एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। Why Mendel's second law is also called as a law of purity of gametes। यहाँ पर जो है ना मेंडल सेकेंड लॉ जो है उसको क्यों कहा जाता है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले।